हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फिर कैसे हैं आप सब, और स्टडीज कैसी चली आपकी, और दिवाली कैसी रही आप सबकी। तो काफ़ी गैप हो गया हमारी क्लासेस में, पर अभी कंटिन्यू रहेगी आपकी क्लासेस। और आपने पढ़ाई छोड़ी तो नहीं थी, तो मैंने आपको बताया था कि क्लासेस अपने कंटिन्यू रखना, मतलब जो आप पढ़ते हो उसको कंटिन्यू रखना, ठीक है। और जो पिछली जो मैंने वीडियो थी उनका रिवीजन कर लिया आपने अच्छे से, इस गैप में किया कि नहीं किया आपने। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे। चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैं थोड़ा सा आपको पहले का जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा था। ये हमने क्या लिया था? एटम लिया था। तो उसमें कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको क्या कहते थे? सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये किस किस ने खोजे थे वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो उसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने पढ़े, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था आपका? कैथोड रे ट्यूब, उसको हमने पढ़ा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी वैसी हुई थी आपकी, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और वो क्या कर रहा था? वैसे अल्फा पार्टिकल से बचने के तरीके ढूंढ रहा था। तो गलती से उससे क्या पता लग गया उसको? न्यूट्रॉन की खोज होगी उससे। और उसके बाद ये तो हो गया कि इनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ा था हमने एटॉमिक मॉडल के बारे में, यानी कि जो आपका एटम होगा वो कैसा होगा, किस तरह से उसके जो भी आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे वो कहाँ कहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले दिया आपका किसने मॉडल? थॉमसन मॉडल, ठीक है। थॉमसन ने सबसे पहले मॉडल दिया किसके लिए? एटॉमिक के लिए, एटम के लिए। उसके और इसको दूसरा नाम इसका केक पुडिंग भी है, और वाटरमेलन मॉडल भी इसका नाम है, यानी कि तरबूज, ठीक है। तरबूज की तरह, जैसे तरबूज के जो सीड्स होते हैं ना, बीज होते हैं, उसी की तरह उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लेस होंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये मॉडल हो गया फेल, क्योंकि इसका एक क्या था? इसका स्टूडेंट था रदरफोर्ड, उसने इसका जो मॉडल था उसको फेल कर दिया। तो इसने जो आपका रदरफोर्ड था, इसने दिया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि उसने क्या लिया? अल्फा पार्टिकल्स लिए, और अल्फा पार्टिकल को कहाँ पे बम्बार्ड कराया उसने? गोल्ड, ठीक है, सोने का एक टुकड़ा लिया, उसके ऊपर क्या किया? उसको बम्बार्ड किया, मतलब फेंका, ठीक है। अल्फा पार्टिकल लाइट होती है वो, ठीक है, लाइट मतलब उसको क्या किया? उसके ऊपर गिराया। अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप पिछले जो 2 क्लासेस हैं इस चैप्टर की वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको कर लेना। तो मैं थोड़ा सा पॉइंट बता देती हूँ। उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। पर इसका क्या आ गया? इसका भी स्टूडेंट आ गया। इसके स्टूडेंट ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं तो वो रेस्ट में क्यों नहीं आ जाते हैं? क्योंकि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में मूव करती है तो वो रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि वो एनर्जी लूज कर देगी। पर ऐसा तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे आता नहीं है। तो ये इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मास और चार्ज क्या क्या होते हैं इन पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे, तो इनको याद कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या होता था एटॉमिक नंबर? जो आपका एटम था उसके जो सेंटर में जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब देखो, एटॉमिक जो आपके प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो आपका एटम होता है ना पूरा, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, वो बैलेंस होता है उसमें। तो इसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। इसका मतलब जितने प्रोटॉन थे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलते हो जितने एटॉमिक नंबर को आप क्या 2 तरह से डिफाइन कर सकते हो, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या हो गया? मास मतलब जो न्यूक्लियस है उसी को तो मास बोलेंगे, पूरा उसका एटम का मास वहीं पे होता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें होती हैं? उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। उन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? एटम का मास आ जाएगा,
तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर। ठीक है, मैं आपको समझा दिया था। उसके बाद हमने आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में पढ़ा था। तो आइसोटोप के बारे में बता दिया था आपको कि उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में क्या होता है, उसमें उल्टा होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा और मास नंबर सेम हो जाएगा। और जो आइसोटोन होते हैं उसमें क्या होता था, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें सेम आ जाते थे। तो यहां तक हमने कर लिया था पहले, और आज मैं आपको कराने वाली हूँ नेक्स्ट बोहर मॉडल से स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। तो फिर आज हम करने वाले हैं बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो बोहर किसका स्टूडेंट था, रदरफोर्ड का। तो उसने भी कुछ मॉडल दिया एटम के ऊपर। तो भी हम एटम वाला का नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। उसने पहले कुछ और भी समझाया था। तो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि जो आपकी लाइट होती है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे लाइट, इसने बोला इसके दो नेचर होते हैं, ड्यूल नेचर होते हैं। लाइट के क्या है, ड्यूल नेचर। वो कौन कौन से हैं, एक तो इसने बताया कि एटम जो कि लाइट होती है वो कैसे नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर की। और दूसरा इसने क्या बताया, जो लाइट होती है वो कैसे होती है, वेव नेचर की। यानी कि जो अभी यहाँ पे लाइट है इसके अंदर क्या होंगे, हमें दिखते ही नहीं है, वैसे इसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। और वैसे जो लाइट होती है आपकी वो क्या करती है, वेव के रूप में भी क्या करती है, मूव करती है। तो इसका मतलब जो आपकी लाइट है इसके दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। ठीक है, पार्टिकल यानी ऐसे ऐसे होंगे पार्टिकल, और वेव इस तरह से। ठीक है, और दूसरा इसने पॉइंट दिया था, स्पेक्ट्रल रिजल्ट पढ़े थे इसने। तो इसने क्या किया कि जो आपके लाइट थी, लाइट का क्या किया इसने, देखा कि जो अलग अलग जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट थी उनको देखा कि किस टाइम पे एमिट होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे एमिट होती है, और उनका क्या बनाया, एक चार्ट। उसी चार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम बना दिया। तो जो स्पेक्ट्रम था, तो ये आ गया आपकी रेस। देखो यहाँ पे कितनी रेस है, ये आपकी गामा रेस, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर IR। ठीक है, इंफ्रारेड यानी कि इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद रेडियो वेव, ये आपकी क्या थी, वेव्स। और ये वेवलेंथ है, इधर को वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ मतलब अगर वेव है तो उसकी वेव की क्या होगी, लेंथ। जैसे यहाँ पे बनाती हूँ, ये जैसे यहाँ पे आपकी वेव मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे तो वेव मूव करती है ऐसे। तो आपका जो यहाँ इन दो पे डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो इन दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेव की लेंथ। ठीक है, वेव, इतनी वेव है मतलब इस तरह से, आगे को भी इतनी वेव ऐसे से। अब जितनी ये कोई छोटी छोटी वेव भी बनती है ऐसे, और कोई ऐसे लंबी जिसकी वेव की लेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ पे देखो वेव की लेंथ क्या है, कम। तो इस तरह से देखो यहाँ पे इसका मतलब जो गामा रे है उसकी वेव की लेंथ क्या होगी, बहुत छोटी होगी। और इधर को क्या हो रही है, वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है। यानी कि जो रेडियो वेव होगी वो ऐसे लंबी लंबी वेव लेंथ की फॉलो करती है। ठीक है, तो हमारे काम का कौन सा है, विजिबल। विजिबल जो हमें दिखाई देता है वो वाली रेज, विजिबल रेज। तो आपकी ये विजिबल रेज होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे होती है, कितने वेव लेंथ पे होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। यानी कि इतनी इस वाली जो रेस होती है वही हमें दिखाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विजिबल। और इसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यानी कि इस तरफ को क्या हो रहा है कि वेवलेंथ इंक्रीज होती है। जो वायलेट होगा, बैंगनी कलर होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत छोटी होती है। यानी कि वो जो मूव करेगा तो बहुत छोटी वेवलेंथ बनाएगा। और आपकी जो रेड होती है वो क्या बनाता है, बड़ी बड़ी वेवलेंथ बनाएगा, रेड कलर। अब देखो आपको एक चीज याद रखनी है, जितनी ये जो आपकी एनर्जी होती है, किसी भी चीज की जो एनर्जी होती है उसके वेवलेंथ के क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है। यानी कि
अगर वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, बड़ी बड़ी वेवलेंथ बनेगी, तो उस केस में उस बॉडी की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे मैं इन दोनों को देख लो, एक ए वेवलेंथ है और एक ई वेवलेंथ है। देखो यहाँ पे छोटी सी वेवलेंथ बन रही है और यहाँ पे बड़ी वेवलेंथ बन रही है। तो देखो यहाँ पे अगर क्या आ गई आपकी, छोटी वेवलेंथ होगी तो एनर्जी क्या आ जाएगी, ज्यादा। ठीक है, अगर ये ज्यादा होता है तो ये क्या हो जाएगा, कम। अगर ये कम होता है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है। और आपको एक चीज याद रखनी है कि जितनी भी चीजें हैं, यानी कोई भी बॉडी है जो इसका क्या होता है, मास होता है, वो क्या करती है, वेव जनरेट करती है। जैसे मैं इस टाइम चल रही हूं तो मेरा भी कुछ मास है ना, मेरा मास, आपका भी कुछ मास है। तो मैं मूव कर रही हूँ तो मेरे पीछे क्या आ रही है, वेव जनरेट हो रही है। हमें दिखाई नहीं देती है पर वो जनरेट होती है। ठीक है, या जैसे ये ले लिया मैंने यहाँ पे पिल्लो, इसका देखो मैं इसको ऐसे मूव करा रही हूँ तो इसमें भी यहाँ पे क्या हो रही है, वेव जनरेट हो रही है, पर हमें दिखाई नहीं दे रही वो। ठीक है, इतना समझ आ गया आप सबको। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था। जैसे एग्जांपल ये मेरे पास ब्लैक बॉडी है यहाँ पे, तो ये देखो ब्लैक बॉडी है ना। अब इस पे ऊपर मैं क्या करती हूँ, किसी भी लाइट, कोई भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये क्या कर देती है, उस लाइट को ऑब्जर्व, क्या कर देती है, ऑब्जर्व। तभी आपने कभी फील किया होगा जब आप ब्लैक कपड़े पहनते हो तो आपको ठंड नहीं लगती है, या गर्मी में अगर ब्लैक कपड़े पहनोगे तो बहुत गर्मी लगती है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो क्या कर देती है, जितनी भी एनर्जी होती है उसको क्या कर देती है, ऑब्जर्व, क्या कर देती है, ऑब्जर्व। ठीक है, तो हर तरह की लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है कौन, ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। तो इसको किसने प्रूव किया, अब इसको प्रूव किया आपका किसने, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने। तो प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो किसके लिए थी, पार्टिकल नेचर के लिए थी। अब देखो प्लैंक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने पहले समझाया कि जैसे आपको पता है हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा सन है। सन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जो सन से लाइट आ रही है तो उसमें क्या होंगे, उसने कहा कि उसमें क्या होते हैं, फोटोन्स। क्या होते हैं, फोटोन्स। अच्छा, ये फोटोन्स क्या होते हैं, ये फोटोन्स क्या होते हैं, आपके पैकेट ऑफ एनर्जी। यानी जो सूरज से जो लाइट आती है उसमें क्या आते हैं, एनर्जी के पैकेट्स आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। और उसने बताया कि ये जो इनका जो फोटोन है, इनका मास क्या होता है, इनका कुछ मास नहीं होता, इनका 0 होता है मास, यानी कि इनका मास होता नहीं है। ठीक है, फोटोन का। और इसने कहा अगर मैं बहुत सारे फोटोन्स को ले लूं तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा। मतलब बहुत सारे फोटोन्स को एक साथ क्या बोलेंगे, क्वांटा। इसलिए इनकी जो मॉडल है उसको क्या बोलते हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्या हो जाएंगे आपके फोटोन एक साथ आगे तो उनको क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, टेट वालों को खासकर, कि जो मास ऑफ फोटोन होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है, 0 होता है। और बहुत सारे जो फोटोन होते हैं वो क्या मिलकर बनाते हैं, क्वांटा बनाते हैं। और फोटोन होता क्या है, एनर्जी होती है, एनर्जी के पैकेट। ठीक है, और उसमें और साथ में क्या बोला कि हर फोटोन के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है। यानी कि जितने भी फोटोन हैं इनकी अपनी अपनी क्या है, एनर्जी है। और इनकी जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, उसका उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। क्या दे दिया, फॉर्मूला। तो ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, h न्यू के बराबर। और ये जो न्यू है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। इन्होंने कहा कि जो फोटोन है उसके एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, फ्रीक्वेंसी के। और जैसे ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। और अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, न्यू h। और h क्या होता है आपका, देखो
जो आपकी एनर्जी हुई वो किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की उस फोटोन की, उतना ही क्या होगा, एनर्जी होगी ज्यादा। अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटा दोगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। याद रखना, ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा फैक्टर होता है। जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं और एक्सपेरिमेंट में कुछ फैक्टर क्या आता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वो इसको ये कांस्टेंट हो गया और उसको अपना नाम दे देते हैं अपना कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, c अपॉन लैम्डा के बराबर होती है आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी, ये न्यू। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका क्या, 1 मोल के लिए। ठीक है, अगर मैं क्या ले लूं, n मोल ऑफ पार्टिकल ले लूं। ठीक है, n मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, यहाँ पे फोटोन आएगा, n मोल ऑफ फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी के ले लूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो NH न्यू, ये आ जाएगा आपकी क्या, एनर्जी। समझ आया आपको कि नहीं आया, समझ आया कुछ, बड़े दिन बाद पढ़ा रही हूँ मैं, पता नहीं कैसा पढ़ा रही हूँ आज। इतना ही करेंगे और इसके अच्छे से नोट्स बना लेना आप, और प्लीज कोशिश करना कि आप नोट्स यहाँ से बना लें, क्योंकि टेलीग्राम पे मुझे आजकल टाइम नहीं लग रहा है और मुझे अपना जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना है। तो आप ट्राई करें कि खुद नोट्स बना ले करें, क्योंकि जो मैं नोट्स बनाती हूँ मैं यही लिखती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखती हूँ। तो इसलिए ट्राई करें कि आप खुद बना दें। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल, और अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और प्लीज़ शेयर कर दिया करें वीडियो। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।